तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल। तो हमने देखा था दोस्तों कि मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आरबीआई किस चीज को कंट्रोल कर रही है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है मनी सप्लाई, ऑप्शन बी कर रहा है दोस्तों अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, और ऑप्शन सी कर रहा है दोस्तों कॉस्ट ऑफ मनी। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि जो कॉस्ट ऑफ मनी है इसे ही हम लोग कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसे क्या कहते हैं हम लोग? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कल मैंने आप लोगों को समझाया था अपने पिछले वीडियो में कि कैसे हमारे मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करती है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट में प्रमोट करती है, प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों जहाँ तक बात है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी की और दोस्तों सप्लाई ऑफ मनी की, तो ये तीनों का तीनों चीज आरबीआई कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए टू सी ऑल। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीएलओ, सीबीएलओ यानी कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि सीबीएलओ जो है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको ये कहा गया है। तो ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है या मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है या रिस्क कवर का टाइप है या स्टॉक मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है? आप बताइए दोस्तों सीबीएलओ कैसा इंस्ट्रूमेंट है। दोस्तों जहां तक बात है सीबीएलओ की, तो ये हम लोग पिछले लेसन में डिस्कस किए थे, जो हमारा यूनिट नंबर 7 था, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को देखा था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सीबीएलओ को मैंने बताया था कि वो मनी मार्केट का एक पार्ट है। ठीक है। सीबीएलओ होता क्या है? सीबीएलओ होता है दोस्तों कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है। इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग? इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट को क्रिएट करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो सीबीएलओ एक तरह से ट्राइपार्टाइट रेपो होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? सीबीएलओ को ट्राइपार्टाइट रेपो, सीबीएल को ये भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके बारे में डिटेल जानना है आपको तो मेरे यूनिट नंबर 7 के थ्योरी पोर्शन में चले जाइए, वहां पे मैंने सीबीएल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है दोस्तों। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप एक बार इस सभी क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई कीजिए और फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए। ये बेस्ट तरीका होगा इस पार्टिकुलर सेशन को अच्छे तरीके से समझने का। तो आप क्या कीजिए कि जब भी मैं क्वेश्चन देता हूं तो आप वहां पॉज कर लीजिए, आप खुद से आंसर सोचिए और फिर मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए। चलिए एक केस स्टडी को करते हैं। ये बेसिकली केस स्टडी है। इसमें क्या कहा गया है कि बाय यूजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई रेगुलेट्स द मनी सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड आल्सो कॉस्ट ऑफ मनी, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल सही बात है, ये तो होता ही है। For this purpose, RBI makes use of number of tools such as repo rate, bank rate, reverse repo rate, MSF rate, SLR, CRR, market stabilization scheme। बिल्कुल सही, ये भी सही पॉइंट है। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स द सॉल्वेंसी ऑफ कमर्शियल बैंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये चीज मैंने अपने थ्योरी लेसन में समझाया है। जो मेरा थ्योरी लेसन है यूनिट नंबर 8 का, उसे मैंने आपको समझाया है कि बेसिकली ये आपके सामने ऑप्शन देखिए, एसएलआर है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, कैश रिजर्व रेशियो है और रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन है। ये 4 आपके पास टूल्स हैं। तो इन चारों टूल्स में से कौन सा टूल ऐसा है जो कि सॉल्वेंसी ऑफ कमर्शियल बैंक को इंश्योर करता है? बताइए दोस्तों क्या सही आंसर है इसका। तो दोस्तों जहां तक बात है सॉल्वेंसी की, तो सॉल्वेंसी इंश्योर करता है दोस्तों हमारा एसएलआर। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर होता है दोस्तों हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग एसएलआर कहते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि सॉल्वेंसी यही इंश्योर करता है हमारे बैंक का। जहां तक बात है एसएलआर की, एसएलआर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए एसएलआर क्या है, बेसिकली ये वो अमाउंट है जो कि आपको आरबीआई के पास रखना होता है। और दोस्तों ये किस फॉर्म में होता है? तो ये आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में होता है और इज टू बी केयर्ड बाय बैंक इटसेल्फ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बैंक खुद रखती है। ये जो एसएलआर होता है ये पैसा बैंक खुद रखती है और इसको या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में या ट्रेजरी बिल के फॉर्म में रखती है दोस्तों। ठीक है। तो सॉल्वेंसी ऑफ कमर्शियल बैंक को इंश्योर करने के लिए हमारे पास है एसएलआर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस द फंड अवेलेबल विद द बैंक फॉर लैंडिंग पर्पस। तो दोस्तों क्या कर रहा है कि आपके सामने 4 इंस्ट्रूमेंट के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसमें चेंज होने पर जो हमारे बैंक के पास जो फंड अवेलेबल है लैंडिंग के लिए वो घटा देगा। देखिए यहाँ रिड्यूस लिखा हुआ है। चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द फंड अवेलेबल विद बैंक फॉर लैंडिंग पर्पस। तो दोस्तों देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने रेपो रेट है, बैंक रेट है, कैश रिजर्व रेशियो है, ऑल ऑफ द अबव है। तो आप जरा बताइए, ये चीज मैंने आपको पिछले लेसन में ही समझाया था। तो आइए जरा बात करते हैं रेपो रेट की, या पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ रेपो रेट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए रेपो रेट के जहाँ तक बात है, तो रेपो रेट मान लीजिए कि रेपो रेट चेंज होगा। ठीक है। तो रेपो रेट चेंज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट पे इम्पैक्ट पड़ता है।
ठीक है दोस्तों, क्रेडिट पे इम्पैक्ट पड़ता है। यदि मान लीजिए कि रेपो रेट बढ़ रहा है, रेपो रेट यदि हमारा बढ़ेगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हमारा वो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको समझाया है पिछले लेसन में, डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को देखिए। तो रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आप देख सकते हो कि रेपो रेट में यदि चेंज आ रहा है तो हमारा जो लैंडिंग पर्पस का जो क्रेडिट है वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ओके। जहाँ तक बात है बैंक रेट की, तो दोस्तों बैंक रेट में भी मैंने आपको समझाया है कि बैंक रेट यदि मान लीजिए कि हाई होगा तो भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, सीआरआर में भी ये होता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सभी में होगा। चाहे आपका रेपो रेट चेंज हो, चाहे बैंक रेट चेंज हो, चाहे सीआरआर चेंज हो, ये बेसिकली इफेक्ट करेगा बैंक के पास जो फंड अवेलेबल है लैंडिंग पर्पस के लिए। ठीक है, और कैसे इफेक्ट पड़ेगा तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, the rate of discount which is used by RBI for rediscounting of commercial instrument from bank is represented by। अब देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। RBI किस रेट ऑफ डिस्काउंट पे कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट, देखिए बैंक का कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है उसे रीडिस्काउंट करेगी, तो उस रेट ऑफ डिस्काउंट को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब भी आपको डिस्काउंट रेट बोले, अब कल मैंने आपको समझाया था ना कि जो हमारा बैंक रेट होता है उसका दूसरा नाम भी होता है डिस्काउंट रेट, ये आपको बताया था ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर रेपो रेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेपो रेट वो अमाउंट होता है जो कि बैंक आरबीआई से लेती है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंटिंग की बात हो रही है। तो डिस्काउंटिंग में हमेशा याद रखिएगा कि बैंक रेट ही आता है। जहाँ तक बात है एमएसएफ रेट की, तो मैं आपको बता दूं कि एमएसएफ रेट क्या है। तो बेसिकली यदि बैंक को पैसा चाहिए केवल ओवरनाइट के लिए तो एमएसएफ रेट एप्लीकेबल होता है, और रिवर्स रेपो रेट तो आप जानते ही हो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बैंक रेट। तो बैंक रेट वो रेट होता है, वो रेट ऑफ डिस्काउंट होता है जो कि आरबीआई यूज करती है कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट, बैंक के जो कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट है उससे रीडिस्काउंट करने के लिए। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक बार खुद से इसे अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। क्या आप जेआईवी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आगामी अक्टूबर में इसका एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। तो फ्रेंड्स आपके लिए मैं परफेक्ट सॉल्यूशन लाया हूँ। हमारा जो एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट प्लान है चारों सब्जेक्ट्स का, INIFS, AFM, PPB, RBWM, उसको डिज़ाइन ही किया गया इस तरह कि इसके माध्यम से आप अपने एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको डेली क्विजेस, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, ध्यान दीजिएगा मैं डेली क्विजेस की बात कर रहा हूँ, वीकली यूनिट वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलता है। उसके बाद आपको मॉड्यूल वाइज मंथली आपको मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिलता है, और फाइनली आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है। यानी 4 चीज़ का कॉम्बिनेशन है, डेली क्विजेस, यूनिट वाइज वीकेंड क्विज, मॉड्यूल वाइज मंथली टेस्ट एंड 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स आपको फुल्ली प्रिपेयर बना देगा आगामी जेईवी के एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलता है। प्रत्येक मॉक टेस्ट का, प्रत्येक क्विजेस का कंप्लीट सॉल्यूशन PDF वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता है, जो कि हमारे ऐप के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ वेब प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है। मात्र 200 रुपये में दोस्तों आप हमारे JIB and CIB मेड सिंपल ऐप। Which of the following is used in the process of neutralizing the effect generated by foreign exchange flow in India? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये चीज़ मैंने कल आपको समझाया था। देखिए दोस्तों मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हुआ क्या कि 2004 ईस्वी में, ठीक है, ये एक यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो कि आपको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। देखिए हुआ क्या कि 2004 में क्या हुआ कि जो हमारे FIIs हैं, FIIs जानते हो आप, FII होते हैं हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, वो क्या करने लगे, इंडियन स्टॉक को खरीदने के लिए डॉलर को लाने लगे। ठीक है, तो क्या करने लगे, डॉलर को लाने लगे, किस लिए, क्योंकि उन्हें इंडियन स्टॉक को खरीदना था। ठीक है, अब बताइए भारत में क्या हुआ, डॉलर बहुत आने लगा। ठीक है, ओवर सप्लाई होने लगा डॉलर का। तो दोस्तों आरबीआई ने क्या किया, उस डॉलर को खरीदा। आरबीआई क्या किया, इस डॉलर को खरीदा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यदि डॉलर आरबीआई खरीदेगी तो उतना रुपये भी तो बनाएगी वो। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि लार्ज स्केल कैपिटल इनफ्लो होने लगा। ठीक है, और दोस्तों प्रॉब्लम आने लगी लिक्विडिटी को मैनेज करने में। तो उस वक्त आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया इसे, एमएसएस को। समझ रहे हैं बात को, एमएसएस को इंट्रोड्यूस किया। मतलब हमारे पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होने लगा था। तो दोस्तों उस केस में एमएसएस को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है इशू करेगी ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि ये सब चीजें खरीदेंगे कौन, तो बैंक खरीदेगी या पब्लिक खरीदेंगे, और बदले में आरबीआई को क्या मिलेगी, वो पैसा मिलेगी। तो मॉनेटरी जो हमारे पास, हमारे जो इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा पैसा, लिक्विडिटी बढ़ गया है, उसको सक करने के लिए ये टूल का यूज किया जाता है, जिसे हम लोग एमएसएस कहते हैं। और ये 2004 में लागू हुआ था। आपको पता है दोस्तों डिमोनेटाइजेशन के समय सेम स्थिति थी, सेम सिचुएशन थी। तो दोस्तों आरबीआई ने एमएसएस का यूज वहां भी किया था। ठीक है, ताकि लिक्विडिटी को सक कर सके हमारे मार्केट से। तो देख सकते हो
कि MSS एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉनिटरी टूल है और ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। किस चीज को न्यूट्रलाइज करता है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लो इंडिया में हो रहे हैं उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हो आप, मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर करते चल रहा हूं। और दोस्तों मेरे वीडियो लेक्चर को जरूर देखा कीजिए, वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैकमिलन बुक के वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो आपका समय कम समय में यदि ज्यादा आउटपुट आप चाह रहे हो तो मेरे वीडियो लेसन को जरूर देखो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई एम्स एट। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव है, इस पे क्वेश्चन है। पहला है रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को इंश्योर करना, और तीसरा है मनी सप्लाई को रेगुलेट करना। अब बताइए दोस्तों क्या सही है आंसर इसका। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स देख चुके हैं। हमारा जो ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है उसका ऑब्जेक्टिव्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। इन्फ्लेशन को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, तो मान लीजिए कि प्राइस हाई है, तो प्राइस हाई होगा तो इन्फ्लेशन है हमारा, तो वो क्या करेगा, मनी सप्लाई को क्या करेगा, तो मनी सप्लाई को क्या करेगा, कम कर देगा। और यदि डिफ्लेशन है तो शॉर्टेज ऑफ मनी है तो मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। तो मनी सप्लाई को रेगुलेट कर रहा है ना, दूसरी बात की फाइनेंशियल मार्केट को स्टेबल प्रोवाइड कर रहा है और रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी 1, 2 एंड 3, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बैंक्स नीड नॉट मेंटेन सीआरआर ऑन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बैंक को सीआरआर किस पे मेंटेन नहीं करना है। अब देखिए ऑप्शन है पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स, रिटेन प्रॉफिट, रीफाइनेंस फ्रॉम एपेक्स इंस्टीट्यूशन, एक्सेस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, क्लेम रिसीव फ्रॉम DICGC, ECGC। दोस्तों ये क्वेश्चन बेसिकली BFM का है, लेकिन इसके चूंकि आप CRR इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने इसे यहाँ इंक्लूड किया है। तो दोस्तों CRR किसी पे भी नहीं मेंटेन करना होता है। तो दोस्तों इसीलिए आंसर है इसका 1, 2 एंड 3। तो ये तीनों के तीनों आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे BFM में भी अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ये तीनों के तीनों में CRR को हम लोग बैंक नहीं मेंटेन करती है। कि जैसे मान लीजिए कोई पेड अप कैपिटल है, कोई कैपिटल रिजर्व है, ये सब क्या होते हैं हम लोग ऑलरेडी आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आरबीआई सेल बॉन्ड। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बॉन्ड आरबीआई बेच रही है, तो बेसिकली ये एक मॉनेटरी पॉलिसी है। अब कैसा मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, एक्सपेंशनरी है, कॉन्ट्रैक्शनरी है, ठीक है, या मनी इंड्यूस कर रही है सिस्टम में, और नन ऑफ द अबव। अब बताइए दोस्तों क्या सही आंसर है इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब आरबीआई यदि बॉन्ड को बेचेगी, आप खुद सोचिए, आरबीआई के पास बॉन्ड है, ठीक है, वो बॉन्ड बेच रही है, बैंक को दे रही होगी या पब्लिक को दे रही होगी, यही तो हो सकता है ना, ठीक है। अब दोस्तों बदले में उससे क्या मिलेगा, आरबीआई को क्या मिलेगा बदले में, मनी मिलेगा ना। आपको बैंक या पब्लिक यदि बॉन्ड को खरीदेगी तो आरबीआई को क्या देगी, पैसा देगी। अब दोस्तों आरबीआई यदि पैसा ले रही है तो हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो घट रहा है, ठीक है। और मनी सप्लाई घटेगा तो क्या कहते हैं उसकी हम लोग, कॉन्ट्रैक्शनरी कहते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको कैसे समझ में आया, कंसेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक है। बॉन्ड दे रही है तो बदले में उसे मनी मिल रहा है, तो वो मनी हमारी इकोनॉमी से सक कर रही है, और सक कर रही है तो इसलिए क्या होगा, हमारा इकोनॉमी कंट्रैक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चीजें आपको क्लियर हो रही है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। LAF इज एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी विच इज यूज्ड बाय आरबीआई टू रेगुलेट द लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, हम लोग जानते हैं इस चीज को। LAF का फुल फॉर्म पूछा गया है आपको, तो दोस्तों LAF का फुल फॉर्म आपको पता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। LAF के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता दूं तो LAF के अंदर बेसिकली 2 टूल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे रेपो रेट और एक होते हैं हमारे रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डैश पॉलिसी रेफर्स टू पॉलिसी मेजर टेकन बाय आरबीआई टू कंट्रोल एंड रेगुलेट मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए कौन सा पॉलिसी होता है, क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी तो होगा नहीं क्योंकि वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन पे होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का करेक्ट आंसर है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी एज मैंडेटेड अंडर विच टाइप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आरबीआई को ये जिम्मेवारी दी गई है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करेगा, लेकिन ये मैंडेट उसे किस एक्ट के द्वारा मिली है। ऑप्शन ए कर रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक्ट, तो बी कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट, सी कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, डी कर रहा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो दोस्तों इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी आरबीआई एक्ट 1934। So option C is the correct answer. Next question. Government of India introduced dash policy for raising interest rate to combat inflation. अब दोस्तों देखिए हुआ क्या कि सरकार को इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करना है, तो वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगी। तो ऐसा कौन सा पॉलिसी होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों।
ठीक है। तो एक्सपेंशनरी होगा, मॉनेटरी होगा, फिजिकल होगा या कॉन्ट्रैक्शनरी होगा, ठीक है। तो दोस्तों बताइए, इन्फ्लेशन को कम्बैट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करती है दोस्तों। अब इस मॉनेटरी में भी देखिए दो है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी है। अब आपको यदि स्पेसिफिक होकर बताना है कि कौन सा पॉलिसी है, आप बताइए। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए आप। इन्फ्लेशन का मतलब ये हुआ कि हमारा इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है। हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई एक्सेस है। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेगी, सक करेगी ना। सक कैसे करेगी, तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को अप्लाई करके, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज, अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। मनी सप्लाई का इंक्रीमेंट है तो वो कैसा, पहले बात क्यों, तो मनी सप्लाई को फिजिकल पॉलिसी को मतलब है नहीं, तो ऑप्शन ए और सी तो होगा नहीं। अब बी होगा या डी होगा। अब बात बताइए दोस्तों, मनी सप्लाई बढ़ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रहा है यानी कि हमारा इन्फ्लेशन है। तो दोस्तों मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो आरबीआई क्या करेगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रयास करेगी ना। तो हमारा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। नहीं लेकिन देखिए आरबीआई क्या करेगी वो नहीं पूछ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो ये हमारा एक्सपेंशन होगा जी, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी करेक्ट आंसर है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। आगे देखते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट इन्फ्लेशन ओनली, आउटपुट ओनली, बोथ इन्फ्लेशन एंड आउटपुट, ठीक है, बोथ इन्फ्लेशन एंड आउटपुट, और दोस्तों नाइदर इन्फ्लेशन नॉर आउटपुट। तो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी किसे इफेक्ट करती है, तो दोनों को इफेक्ट करती है, इन्फ्लेशन को भी इफेक्ट करती है और आउटपुट को भी इफेक्ट करती है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो इनमें से कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का टूल नहीं है, ओएमओ, वेज एंड मीन एडवांस, रेपो रेट, बैंक रेट। अब बताइए दोस्तों, हम लोगों ने टूल देखा है, ओएमओ टूल में आता है, वेज एंड मीन एडवांस नहीं आता दोस्तों, ठीक है। रेपो रेट आता है, बैंक रेट आता है। ये जो वेज एंड मीन एडवांस है, तो ये मैंने आपको पिछले लेसन में क्लियर किया था दोस्तों, कि हमारा जो हमारा गवर्नमेंट मार्केट होता है दोस्तों, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट होता है, उसमें ये आता है वेज एंड मीन एडवांस, ठीक है। तो ये पार्ट किसका है, तो ये पार्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट का, ठीक है। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेसन में। तो दोस्तों हर एक वीडियो को ध्यान से समझिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, तभी आप अच्छे से सीआईबी एग्जामिनेशन को निकाल पाएंगे। और मेरा जो अप्रोच है वो ये है कि आपके कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करता चलाऊँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके साथ थ्योरी भी डिस्कस करता हूँ और साथ साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करता हूँ। यदि कुछ छूट जाता है थ्योरी में तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसके अलावा और कुछ चांस ही नहीं है एक्स्ट्रा पूछने का। चलिए आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नॉट पूछा है ना, तो नॉट मतलब कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये तीनों के तीनों हमारे टूल हैं, लेकिन यहाँ नॉट पूछा गया है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, एन इंक्रीज इन टैक्सेस। अब देखिए जब भी टैक्स की बात आएगी तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है, टैक्स जो होता है वो फिजिकल पॉलिसी से मतलब है। अब बताइए दोस्तों, टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है तो कैसा क्या होगा दोस्तों, वो कॉन्ट्रैक्शनरी होगा या बताइए दोस्तों, वो कॉन्ट्रैक्शनरी होगा या आपका एक्सपेंशनरी होगा। तो फ्रेंड्स देखिए टैक्स का बढ़ना, ठीक है, टैक्स का बढ़ना जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। तो जब भी टैक्स बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, फिजिकल पॉलिसी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसके अंदर एक तो स्पेंडिंग है और एक टैक्सेशन है, ठीक है दोस्तों। तो ये दो चीज है। तो इंक्रीज इन टैक्स इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी। यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी इज कॉल्ड। अब देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग का आप यूज कर रहे हो या रेवेन्यू कलेक्शन को यूज कर रहे हो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन के कारण यदि हमारा इकोनॉमी इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। आगे देखते हैं, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब बताइए दोस्तों, ये चार में से हमने मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स देखा है ना, ठीक है। क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स, दो तरह के टूल्स होते हैं। तो बैंक रेट और ओएमए तो हमने देखा है, लेकिन जो पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू ये हमने नहीं देखा है। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों जो है हमारे मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं, एफआरबीएम एक्ट, एफआरबीएम फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी बिजनेस मैनेजमेंट एक्ट रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट 3 स्टेटमेंट ईच ईयर अलॉन्ग विद द बजट कवरिंग। अब 3 स्टेटमेंट में वो उसमें से क्या क्या होता है वो 3 स्टेटमेंट, तो आपने एफआरबीएम एक्ट को यदि समझा है तो आप बता सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक होता है हमारा मीडियम टर्म, देखिए ये जो हमारा 3 स्टेटमेंट है ना वो मैं बता रहा हूँ, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी, ठीक है, एक ये होता है। दूसरा होता है दोस्तों फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी। और दोस्तों तीसरा होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क,
ठीक है। तो दोस्तों मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये 3 चीज़ें, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। नॉर्मली व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज सीन इन इंटरेस्ट रेट विच चेंज इन बैंक रेट बाय आरबीआई। अब दोस्तों देखिए, आरबीआई बैंक रेट को चेंज कर रही है, आरबीआई क्या कर रही है, बैंक रेट को चेंज कर रही है, तो हमारे इंटरेस्ट रेट में कैसा मूवमेंट दिखेगा, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज सीन इन इंटरेस्ट रेट विच चेंज इन बैंक रेट बाय आरबीआई। तो फ्रेंड्स बताइए, बैंक रेट यदि चेंज हो रहा है तो अब कैसा, अब देखिए बहुत सा क्वेश्चन है, इसको मैं समझाता हूं दोस्तों आपको। बैंक रेट बेसिकली कैसे हमारे बैंक रेट जो है कैसे हमारे इंटरेस्ट रेट को चेंज करती है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बैंक रेट वो पैसा होता है जो आरबीआई जिस रेट पे डिस्काउंट करती है किसी भी कमर्शियल बैंक के बिल को, ठीक है, किसी भी कमर्शियल बैंक के बिल को जिस रेट पे आरबीआई डिस्काउंट करती है वो होता है हमारा बैंक रेट। अब मान लीजिए कि बैंक जो है आरबीआई से बिल डिस्काउंट कराने गई, ठीक है, तो मान लीजिए रेट महंगा है, मतलब बैंक रेट जो है वो हाई है, रेट महंगा का मतलब समझ रहे हैं ना, तो बैंक रेट मान लीजिए कि हाई है। अब बताइए क्या होगा कि बैंक रेट यदि हाई होगा तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई जो है वो बैंकों को लेस अमाउंट देगी, ठीक है, बैंकों को क्या देगी, कम पैसा देगी। ठीक है दोस्तों, अब बैंक को यदि कम पैसा देगी तो बैंक भी क्या करेगी, जो कस्टमर को जो लोन देगी वो भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगी। तो आप समझ सकते हो कि यदि बैंक रेट हमारा ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए, बैंक रेट इज रिड्यूस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, ये गलत है। बी देखिए, बैंक रेट इज इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑफ बैंक डिक्रीज, ये भी गलत है। बैंक रेट इज रिड्यूस इंटरेस्ट बैंक डिक्रीज, ये सही है। बैंक रेट रिड्यूस और इंक्रीज, नो, ये गलत है। तो दोस्तों आप देखिए कंसेप्चुअली क्लियर रखिए अपना कंसेप्ट को। मैं फिर से बता रहा हूँ, बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई क्या करती है, डिस्काउंट करती है बैंक के बिल को। अब बैंक गई अपना बिल लेकर आरबीआई के पास कि लो इसे मुझे डिस्काउंट करो, ठीक है। अब आरबीआई ने क्या किया, अपना बैंक रेट हाई रखा है, तो जितना पैसा बैंक उम्मीद कर रही थी मिलना उतना नहीं मिला, उसे कम मिला क्योंकि रेट हाई है। अब चूंकि पैसा कम मिला बैंक को, तो बैंकों के पास लोन देने के लिए भी पैसा कम है जो कस्टमर को है, तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगा देगी। तो याद रखिएगा, बैंक रेट घटेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, बैंक रेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। देखिए मैं कंसेप्चुअली आपको एक एक ऑप्शन लेके समझा रहा हूँ कि कैसे आपके थॉट प्रोसेस क्या होने चाहिए। आप यदि चीजों को समझ रहे हैं ना तो आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो रट के जाओगे तो गलत सलत करके आओगे। ठीक है, तो कंसेप्चुअली समझिए चीजों को। आइए आगे देखते हैं। बैंक रेट मीन्स रेट एट विच कमर्शियल बैंक लैंड मनी, रेट एट विच आरबीआई लैंड टू कमर्शियल बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू डिपॉजिट ऑफ द अबव। अब बताइए दोस्तों बैंक रेट का क्या मतलब होता है, तो बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रेट एट विच आरबीआई लैंड्स टू कमर्शियल बैंक। तो जिस रेट पे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को लैंड करती है उसे हम लोग कहते हैं बैंक रेट। और बेसिकली बिल डिस्काउंटिंग की बात हो, इसीलिए इसको हम लोग डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्काउंट रेट। ठीक है, आपसे यदि पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मॉनेटरी टूल है जो कि हमारे सिस्टम में सॉल्वेंसी को इंश्योर करता है, तो आप जवाब दोगे एसएलआर। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारे इकोनॉमी को जो हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो है उसे कंट्रोल करता है, तो आप जवाब दोगे क्या, एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब आप पूछोगे ऐसा कौन सा इसकी टूल है जिसको हम लोग डिस्काउंट करते हैं, इस पे आरबीआई डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट प्रोवाइड करती है, तो आप बोलोगे बैंक रेट। तो ऐसे क्लियर रखना है आपके कंसेप्ट को। चलिए आगे देखते हैं। इन इकोनॉमिक्स फिस्कल पॉलिसी हैज गॉट 2 मेन इंस्ट्रूमेंट, दीज आर। अब बताइए फिस्कल पॉलिसी का कौन कौन सा 2 इंस्ट्रूमेंट है। हमने मॉनेटरी पॉलिसी में 7 इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, अब फिस्कल पॉलिसी में बताइए। गवर्नमेंट रिजर्व एंड कैपिटल, सीआरआर एंड एसएलआर, ये गलत है, ये गलत है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, बिल्कुल सही बात है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो या टैक्सेशन हो या रेवेन्यू कलेक्शन हो, ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है किसके, तो फिस्कल पॉलिसी के। सो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू क्रेडिट एक्सपेंशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आप क्रेडिट एक्सपेंशन आपको करवाना है तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके कारण होगा, सीआरआर में इंक्रीज, एसएलआर में इंक्रीज, बैंक रेट में इंक्रीज, या इंक्रीज इन परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक। तो दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आगे हम देखते हैं, पहले हम लोग एक करके देखते हैं। पहले मान लीजिए सीआरआर बढ़ गया, तो सीआरआर बेसिकली होता क्या है बताइए, ये वो पैसा होता है जो कि बैंक को आरबीआई के पास रखनी पड़ती है। तो दोस्तों सीआरआर यदि बढ़ गया तो बैंक को ज्यादा पैसा रखनी पड़ेगी आरबीआई के पास, तो आरबीआई तो बैंकों के पास जो पैसा लोन के लिए देना है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो लोन के लिए कम होगा तो हमारा यहाँ पे एक्सपेंशन तो नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। समझ रहे ना बात को।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बैंक की लोन गिविंग कैपेसिटी है वो घट रही है। सो दिस इज नथिंग बट क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, लेट अस टॉक अबाउट एसएलआर। तो सिंपल सी बात है, एसएलआर भी तो वो पैसा है जो कि बैंक खुद के पास रखती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बॉन्ड के फॉर्म में। अब ये यदि बढ़ाओगे तो बैंक के पास लोन देने के लिए लोन गिविंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिस कारण से क्या होगा कि क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इन बैंक रेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने बैंक रेट को समझा था, मैंने क्या बताया था कि यदि बैंक रेट बढ़ेगा तो आपको क्या देखना है कि बैंक रेट बढ़ने से जो हमारा जो एक इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपैंड बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि बैंक रेट यदि बढ़ेगा सो क्रेडिट इन इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली बात है बैंक भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आपने देखा कि ये भी नहीं होगा। तो ऊपर के तीनों में क्या आपने देखा कि क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपेंशन तो हो नहीं रहा है। लेकिन जरा ऑप्शन नंबर डी को देखिए, इंक्रीज इन परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यही तो है बेसिकली हमारा, गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटीज को खरीद रही है। ठीक है, बॉन्ड को खरीद रही है। ठीक है, तो आप बताइए क्या होगा। एमएसएस में यही तो होता था, आपको पता है ना, एमएसएस मैंने बताया ना आपको। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक बॉन्ड खरीद रही है। ठीक है, नहीं सॉरी, एमएसएस में उल्टा था। तो अब बॉन्ड यदि मान लीजिए कि ये आरबीआई है, ठीक है, ये क्या कर रही है, बॉन्ड ले रही है। तो बॉन्ड ले रही है तो बदले में वो क्या देगी, पैसा देगी ना, बदले में मनी देगी। और मनी कहाँ जा रहा है, हमारे इकोनॉमी में जा रहा है। और मनी यदि इकोनॉमी में जाएगा तो हमारा इकोनॉमी को एक्सपेंड करेगा ना, तो यही सही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ऐसे समझना है आपको, कंसेप्चुअली समझना है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई यूजेज विच इंस्ट्रूमेंट अंडर स्टरलाइजेशन ऑपरेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वर्ड याद रखिएगा, स्टरलाइजेशन। कुछ की वर्ड्स हैं, जैसे आपको देखिए लिक्विडिटी, ठीक है, सॉल्वेंसी, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो है हमारा एसएलआर। जैसे आपको देखिए डिस्काउंट, आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये हमारा बैंक रेट है। जैसे आपके दिमाग में देखिए, जैसे आपको देखिए फॉरेन एक्सचेंज फ्लो, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये है हमारा एमएसएस। तो देखिए ऐसे चीज आपको याद रहेंगे। ठीक है, सॉल्वेंसी मतलब एसएलआर, सॉल्वेंसी ये चीज मैंने समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टरलाइजेशन, अब स्टरलाइजेशन से क्या समझते हैं आप बताइए, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, स्टरलाइजेशन, तो आपको ये बताना है कि जो स्टरलाइजेशन है, स्टरलाइजेशन ऑपरेशन में बैंक जो है किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है, बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ सिक्योरिटी। ठीक है, और एक आपका है एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी एमएसएस। एमएसएस जो है बेसिकली, स्टरलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, स्टरलाइजेशन का मीनिंग ये हुआ कि जो हमारे लिक्विडिटी का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ट्रेजरी बिल या डेटेड सिक्योरिटी को ऑक्शन के लिए लगाती है। ठीक है, जिस कारण से क्या करती है, लिक्विडिटी को सिस्टम से एब्जॉर्ब कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है स्टरलाइजेशन होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं स्टरलाइजेशन। तो ये याद रखिएगा, स्टरलाइजेशन हमारा एमएसएस सिक्योरिटी का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लो या स्टरलाइजेशन हमारा किसका होता है, एमएसएस का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। द इंक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट। अब बताइए बैंक रेट बढ़ रहा है, तो बैंक रेट यदि बढ़ेगा तो क्या होगा बताइए, बैंक रेट यदि बढ़ेगा तो हमारा जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, इंडिकेट्स दैट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, ये गलत है। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन टू द कमर्शियल बैंक, ये भी गलत है। सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन इजी मनी पॉलिसी और सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग एन टाइट मनी पॉलिसी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये समझ में, इजी मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी क्या होता है। इजी मनी पॉलिसी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, ठीक है, और टाइट मनी पॉलिसी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। अब बताइए बैंक रेट बढ़ाओगे तो बैंक भी क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखेगी ना, इसलिए मनी पॉलिसी कैसा होगा, टाइट मनी पॉलिसी होगा। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ऑन विच रेट बेसिकली ओवरनाइट मनी इज नीडेड बाय बैंक फ्रॉम आरबीआई। अब बैंक को आरबीआई से ओवरनाइट मनी चाहिए, एक दिन के लिए या 24 घंटा के लिए मनी चाहिए, तो किस रेट पे बैंक किस रेट होगा, तो वो जो रेट होता है उसे हम लोग एमएसएफ रेट करते हैं, और ये जनरली रेपो रेट से 0.50% ज़्यादा होता है। ठीक है, ये देखोगे आप जब भी रेपो रेट और एमएसएफ को कंपेयर करोगे ना, तो आप ये देखोगे कि ये हमारा 0.50% से ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, और हाँ याद रखिएगा जो बैंक रेट होता है ना हमारा, वो एमएसएफ से लिंक होता है। ठीक है, एमएसएफ से लिंक होता है, तो जैसे एमएसएफ चेंज होगा तो क्या होगा कि जब जैसे एमएसएफ चेंज होगा वैसे बैंक रेट भी क्या होगा, हमारा चेंज होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक रेट इज ऑल्सो रेफर्स टू एज। तो बैंक रेट को क्या कहते हैं हम लोग, डिस्काउंट रेट कहते हैं। ये वो रेट होता है जहाँ पे आरबीआई क्या करती है, बैंक के बिल को डिस्काउंट करती है, इसीलिए इसे डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। सो ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट एट विच
एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड। अब देखिए फंड का शॉर्टफॉल हो रहा है, ठीक है, तो किस रेट पे आरबीआई जो है पैसा देगी कमर्शियल बैंक को। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, बेंचमार्क, बीपीएलआर, एनुअल परसेंटेज रेट, बैंक रेट या रेपो रेट। अब देखिए दोस्तों, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड। अब सिंपल सी बात है, यदि कम समय के लिए फंड का शॉर्टफॉल है तो आरबीआई देगी रेपो रेट पे, ठीक है, आरबीआई क्या देती है, रेपो रेट पे। और जब बिल का डिस्काउंटिंग होता है तो बैंक रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। आगे देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग फॉर्मुलेट द फिस्कल पॉलिसी इंडिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि फिस्कल पॉलिसी कौन फॉर्मुलेट करता है, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, आरबीआई। आरबीआई नहीं करती, आरबीआई कोई काम नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब बताइए दोस्तों क्या आंसर चाहिए। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का करेक्ट आंसर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है, हमारी फिस्कल पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है। विच आर द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो दो टूल होते हैं, हमने देखा है, एक तो हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, दूसरा क्या है हमारा टैक्सेशन। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इफ द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस सीआरआर व्हाट वुड बी इम्पैक्ट ऑन बैंकिंग इंडस्ट्री। अब बताइए सेंट्रल बैंक ने सीआरआर को बढ़ा दिया तो उसके बैंकिंग इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सीआरआर यदि बढ़ाओगे तो बैंकों के पास पैसा जो लोन के लिए देना है, लोन गिविंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो बैंक भी इंटरेस्ट रेट को क्या करेगी, बढ़ा देगी, ठीक है। सो बैंक विल इंक्रीज द लोन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आगे देखते हैं, डिक्रीज इन सीआरआर कैन लीड टू विच आर द फॉलोइंग। अब देखिए सीआरआर यदि घटेगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन कैश अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक, बिल्कुल सही। इंक्रीज इन रेपो रेट, अब बताइए रेपो रेट पे फर्क पड़ेगा क्या यदि सीआरआर बढ़ रहा है तो ये आपको बताना है। और डिक्रीज इन एसएलआर ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपस में ये कोरिलेटेड नहीं है, ये दोनों के दोनों अलग अलग टूल्स हैं, ठीक है। सीआरआर का एसएलआर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और सीआरआर का रेपो रेट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं है दोस्तों। एसएलआर वो पैसा होता है जो कि बैंक खुद के पास रखती है, ठीक है, और सीआरआर वो पैसा होता है जो कि बैंक को क्या है, आरबीआई के पास रखना है कैश के फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1 ओनली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं, आरबीआई चेंजेस द सीआरआर विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट इन दिस कनेक्शन। आरबीआई ने सीआरआर को चेंज किया, ऑप्शन ए रिडक्शन इन सीआरआर इंक्रीज द लिक्विडिटी पोजीशन विद इंडियन बैंक। सीआरआर घटा तो ऑब्वियसली बात है लिक्विडिटी पोजीशन बढ़ा देगा। फिर है इंक्रीज इन सीआरआर इंक्रीज द लिक्विडिटी, ये गलत है। इंक्रीज इन सीआरआर डज नॉट अफेक्ट, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो दोस्तों ये सीआरआर यदि घटेगा तो जो हमारा इंडियन बैंक के पास लिक्विडिटी पोजीशन है वो बढ़ जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सीआरआर इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ, अब बताइए सीआरआर किस फॉर्म मेंटेन होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद एसबीआई, ऑल ऑफ द। तो दोस्तों बैलेंस विद आरबीआई, तो आरबीआई के पास बैलेंस रखना होता है सीआरआर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन मार्च 2004। देखिए मार्च 2004 स्पेशली इसलिए लिखा है क्योंकि मार्च 2004 में क्या हुआ था कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईआई थे, वो क्या कर रहे थे कि हमारे इंडियन के स्टॉक मार्केट में अपना स्टॉक को खरीद रहे थे, तो डॉलर का इन्फ्यूजन हो रहा था काफ़ी ज़्यादा रेट पे। तो आरबीआई ने क्या किया, एमएसएस टूल को लाया था, और इसीलिए याद रखना है आपको एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन वन ऑफ द मेजर टेकन बाय आरबीआई इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स। अब देखिए ओएमओ से पूछ लिया गया क्वेश्चन, ओएमओ को क्या समझते हो आप। तो देखिए हम लोग एक एक टूल्स पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ पूछा नहीं जा सकता इस टॉपिक से। वी आर डिस्कसिंग इच एंड एवरी पॉइंट विच आर इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू दिस टॉपिक। So the question is regarding OMO. So OMO, you know, OMO is a measure taken by RBI in order to control credit expansion in the economy. इसका क्या मतलब होता है। तो OMO में आप क्या करते हो दोस्तों कि यहाँ पे बॉन्ड का सेलिंग और परचेज होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। बॉन्ड का सेलिंग और परचेज हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन में होता है। तो आप कैसे करते हो इसे, तो सेल और परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ऑप्शन नंबर ए। और मैंने आपको समझाया भी था कि जब सिक्योरिटी को सेल करते हैं तो उस केस में क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कमर्शियल बैंक का घट जाता है, इस कारण सप्लाई, मनी सप्लाई जो होता है वो घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। आगे देखते हैं, डैश इज द परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंक विच हैज टू बी कीप विद इटसेल्फ। तो इटसेल्फ दिखे तो एसएलआर कर दो, ठीक है। और ये हमारा डीटीएल, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का परसेंटेज होता है, और सीआरआर हमारा एनडीटीएल का, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का परसेंटेज होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, इफ आरबीआई इंटेंड्स टू मेक बोरोइंग ऑफ फंड बाय बैंक फ्रॉम आरबीआई एक्सपेंसिव देन। अब आरबीआई क्या चाह रही है कि जो फंड बोरोइंग है बैंक के द्वारा फ्रॉम आरबीआई एक्सपेंसिव करना चाह रही है, तो क्या करेगी, रेपो रेट को घटाएगी, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगी, क्या करेगी बताइए। अब देखिए मेक बोरोइंग ऑफ फंड बाय बैंक्स फ्रॉम आरबीआई, ये आरबीआई है, इसे समझने का प्रयास कीजिए, ये आरबीआई है और ये बैंक है। अब बैंक क्या कर रही है, बैंक फंड ले रही है। बैंक क्या कर रही है दोस्तों, बैंक फंड ले रही है आरबीआई से, ठीक है। तो यदि आरबीआई चाहती है कि ये फंड लेना एक्सपेंसिव हो जाए, ठीक है, तो अब बताइए क्या होगा इसमें, रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है बताइए।
तो आपको पता है कि रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है कि हमारा रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है कि जो हमारा क्रेडिट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंसिव यदि करना चाह रही है तो ऑब्वियस ये बात है, उसे रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो रेपो रेट क्या करना पड़ेगा, हमारा बढ़ाना पड़ेगा। रेपो रेट बढ़ाएगी आरबीआई तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा हाई रेट पे देगी बैंकों को पैसा, तो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रिवर्स रेपो रेट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब रिवर्स रेपो रेट को आप समझिए। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है दोस्तों कि इन रिवर्स रेपो रेट ट्रांजेक्शन आरबीआई बोरोज मनी एंड सेल सिक्योरिटीज विद द कंडीशन दैट आरबीआई परचेज बाय द सेम एंड, ये बिल्कुल सही है। रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लेस देन रेपो रेट बाय 100 बेसिस पॉइंट। अ बैंक कैन अवेल रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट फॉर पीरियड ऑफ मिनिमम 1 days टू मैक्सिमम 14 days, ऑल ऑफ द अबव। अब बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रिवर्स रेपो रेट से रिलेटेड। तो सभी के सभी सही हैं, ये सब बेसिकली कॉल मनी होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये सभी के सभी नोटिस मनी, तो ये सभी के सभी ऑप्शन हमारे क्या सही हैं, सही हैं। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर ऑपरेशन, ये तो सही है। when bond are purchased by RBI the bond yield move upward, when bond are purchased by RBI the liquidity in the banking। आप बताइए, यदि आरबीआई बॉन्ड को परचेज करेगी तो क्या होगा, बताइए आप। ये हम लोगों ने ओएमओ में देखा था, ओपन मार्केट ऑपरेशन में देखा था कि जब आरबीआई सिक्योरिटीज़ को परचेज करती है तो कमर्शियल बैंक का जो क्रेडिट कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है, इस कारण से हमारा सप्लाई मनी इकोनॉमी का बढ़ जाता है। तो ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो सही है दोस्तों। लेकिन ये जो बी कर रहा है कि बॉन्ड यदि आरबीआई परचेज करेगी तो बॉन्ड यील्ड, बिल्कुल सही, ये भी सही है। बॉन्ड का यील्ड क्या हो जाएगा, अपवार्ड। तो दोस्तों सभी के सभी स्टेटमेंट सही है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, एमएसएफ का फुल फॉर्म पूछा गया, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, एफआरबीएम एक्ट। आप देखिए एफआरबीएम एक्ट पे क्वेश्चन है, एफआरबीएम एक्ट रिक्वायर द गवर्नमेंट टू प्लेस बिफोर पार्लियामेंट थ्री इंपॉर्टेंट पॉलिसी, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। दिस डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट। हाँ, ये किस फ्रीक्वेंसी पे है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कि ये क्वार्टरली है, ठीक है। ये साफ साफ बुक में आपके लिखा हुआ है, ये जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, वो है क्वार्टरली। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट इज एन एविडेंट ऑफ एफआरबीएम एक्ट। अब देखिए हर एक साल, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हैज टू प्लेस बिफोर ईच ईयर, हर एक साल कौन सा स्टेटमेंट को प्रोड्यूस करना है। अब ये है 4 स्टेटमेंट दिया गया है, तो बताइए, तो ये तीनों के तीनों को हर एक साल जो है क्या करना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को प्लेस करना है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसका प्रिस्क्राइब रूल है। एन इकोनॉमी परसुइंग एन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। आप देखिए फिजिकल पॉलिसी पे आ जाइए, तो फिजिकल पॉलिसी यदि एक्सपेंड कर रहा है तो क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, ठीक है, वेजेस ऑफ लेबर बढ़ेगा, रेट ऑफ इनकम टैक्स बढ़ेगा, क्या होगा बताइए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 1 ओनली, फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी से फिजिकल डेफिसिट हमारा बढ़ता है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, तो जो गवर्नमेंट की बोरिंग है, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो यदि हमारा फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंड कर रहा है तो इस कारण से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा कर रही है और बोरोइंग कम हो रहा है, इस कारण से जो गैप है बोरोइंग और रेवेन्यू के बीच का वो बढ़ रहा है, इस कारण से हमारा फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आगे देखते हैं, एंड इकोनॉमी परसुइंग एन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कैन विटनेस। आप बताइए क्या होगा, तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में तो हमने देखा फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ गोल ऑफ एफआरबीएम एक्ट। अब एफआरबीएम एक्ट का कुछ गोल है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। बेसिकली एफआरबीएम को लाया ही इसलिए गया था कि सेंट्रल जो है आरबीआई से नहीं खरीदे, इसे हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहते हैं, तो बैन डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये भी सही है। रिस्ट्रिक्शन ऑन आरबीआई फ्रॉम सब्सक्राइबिंग टू द प्राइमरी इशू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू, ये सिक्योरिटीज, ये भी सही है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, ठीक है। सभी का सभी स्टेटमेंट सही है। द एफआरबीएम एक्ट वॉज इनेक्टेड एज अ लॉ इन द अगस्त 2003। कब लॉ आया था, तो अगस्त 2003 में आया था। इससे कमेटी को कौन हेड कर रहे थे, तो कमेटी को हेड कर रहे थे ई.एस. शर्मा, ये याद रखिएगा, ई.एस. शर्मा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म एफआरबीएम स्टैंड फॉर। द एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या है, फिजिकल, बताइए। एफआरबीएम का फुल फॉर्म है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो दोस्तों आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन ए कर रहा है फॉरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलत है। बी कर रहा है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सही है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट नहीं है, बिजनेस। और दोस्तों आप बताइए बजट होता है या बिजनेस होता है, यही थोड़ा चीज़ है जिससे थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है दोस्तों।
तो बजट होता है दोस्तों, ये बिजनेस नहीं होता है, ये बजट होता है, ठीक है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट इज द मेन थीम, तो मेन थीम क्या है FRBM एक्ट का, तो ध्यान रखिएगा, मेन थीम बुक में आपके साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका मेन थीम है कि गवर्नमेंट का डिपेंडेंसी बोरोइंग पे घटाना, ठीक है, और फिजिकल डेफिसिट को घटाना। तो गवर्नमेंट का जो डिपेंडेंसी है बोरोइंग पे उसको घटाना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑन बोरोइंग एंड टू हेल्प रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट फेज मैनर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ब्लैक मनी से कोई मतलब नहीं है, इन्फ्लेशन के लिए तो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल इम्बैलेंस ये भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का, विच एक्ट प्रोहिबिट डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग को प्रोहिबिट करने के लिए कौन सा एक्ट है, कंपनीज एक्ट, DICGC एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, FRBM एक्ट। तो दोस्तों FRBM एक्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग को प्रोहिबिट करते हैं। ये डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है कि जो हमारा जो सेंट्रल है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो RBI से बोरो करती है, इसी चीज़ को हटाने को कहते हैं डेफिसिट, को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए FRBM को लाया गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन। होपफुली हम लोगों ने हर एक तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किया, केस स्टडी भी डिस्कस किया। तो दोस्तों यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपको इसका PDF चाहिए, जो हम MCQs में हमने किया इसका PDF चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। दिस इज पेड PDF MCQ, इसका लिंक आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के और भी यदि आपको MCQs का PDF चाहिए हर एक चैप्टर का जो मैं बना रहा हूँ, तो उसके लिए भी सेम कंसेप्ट है, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कंसल्ट कीजिए, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करूंगा और वो पेबल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो लेसन में फिर से मिलेंगे।